આગળ વધીએ. આજે આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે ડિક્સન ટેકનોલોજીસના મેનેજમેન્ટ છે. ઓવરઓલ સેન્ટિમેન્ટ કેવી રીતના ટર્નઆઉટ થઈ રહ્યો છે, પીએલઆઈના બેનિફિટ્સ કેવી રીતના આખા સેક્ટર માટે ટર્નઆઉટ થતા દેખાશે અને આગળ કંપનીના શું એક્સપેન્શન પ્લાન્સ છે એના વિશે વાતચीत કરીશું. अपनी साथ कंपनी सीएफओ सौरभ गुप्ता जोड़ाई चुका है. शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले शुरुआत में एक्चुअली इसी से करना चाह रही थी कि डिमांड किस तरीके से वर्कआउट हो रही है. हम लोगों ने देखा है, क्योंकि मैं आपके कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ रही थी, आपने बताया था सेगमेंट वाइज भी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांगली आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं हम लोग. एक चेक प्री कोविड लेवल्स से हम लोग किस तरीके से आगे आ चुके हैं, और चूंकि पीएलआई के बेनिफिट्स को लेकर मुझे थोड़ा डिटेल में बातचीत करनी है, उसके ऊपर बातचीत करें उससे पहला एक ग्राउंड लेवल सिचुएशन चेक किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. तो डिमांड हमारी जैसे कि आपने बताया, डिमांड हमारी हर वर्टिकल में बहुत अच्छी है. अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, उससे पहले बहुत अच्छी डिमांड है. तो क्लियरली पहला क्वार्टर हमारा सेकंड वेव कोविड से इम्पैक्ट हुआ था. जून में जैसे जैसे मार्केट्स खुली थी, रिकवरी होनी शुरू हुई थी. जुलाई में हमारी यूटिलाइजेशन बढ़ रही थी, और अब अगस्त और सितंबर में हमने देखा कि क्लियरली सितंबर मंथ में हम लोग यूटिलाइजेशन लेवल जो हमारा ऑलमोस्ट 85-90% यूटिलाइजेशन लेवल पे आ गए हैं. और क्लियरली हमारा मंथ ऑफ अक्टूबर पूरा ऑर्डर बुक 100% टाइड अप है कस्टमर्स के साथ, और हम बहुत अच्छा फेस्टिव सीजन देख रहे हैं. थोड़ा सप्लाई चेन के चैलेंजेस हैं, थोड़े कंपोनेंट के चैलेंजेस हैं, थोड़ा शिपिंग वेसल के चैलेंजेस हैं, थोड़े कंटेनर के चैलेंजेस हैं. बट एज फार एज डिमांड इज कंसर्न, डिमांड बहुत अच्छी लग रही है और हम फुल्ली गेयर्ड अप है उस डिमांड को मीट करने के लिए. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, मुझे ये सप्लाई चेन कंटेनर में जो दिक्कत है उसके रिगार्डिंग बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले पीएलआई का जो फैक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मोबाइल पीएलआई, आईटी हार्डवेयर पीएलआई के बेनिफिट्स आप ऑलरेडी यील्ड कर रहे हैं. बाकी के 3 सेगमेंट्स की जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एलईडी लाइट में जो आप अप्लाई कर चुके हैं, एसी कंपोनेंट्स, और सबसे बड़ा जो क्वांटम यहाँ से जनरेट होगा टेलीकॉम पीएलआई, जिसमें आप भारती के साथ जेवी करके आगे काम करने वाले हैं. किस तरीके से ये वर्कआउट होगा, कितना पोटेंशियल आप जनरेशन यहाँ से देख रहे हैं? क्योंकि जहां तक मैं ठीक समझ रही हूँ, मैं आपके कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ रही थी, मोबाइल और ईएमएस बिजनेस के अंदर आप कंट्रीब्यूशन जो अभी 10% है वो बढ़ा के 25-30% तक ले जाने वाले हैं, और साथ ही यहाँ पे जो पोटेंशियल है 800 करोड़ से बढ़कर नियरली 3500 करोड़ तक आता हुआ देख पाएंगे. ये क्वांटम किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है? ये एप्लीकेशन जो हम लोगों ने देखी है उसके रिगार्डिंग काम कब तक शुरू हो पाएगा, कैसे बेनिफिट्स यील्ड होंगे, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं ये पूरे स्ट्रक्चर का. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. मोबाइल में जो आपने जो नंबर्स अभी बोले हैं, मोबाइल में हम बेनिफिशियरी हैं मोबाइल पीएलआई के. हमारी प्रोडक्शन शुरू हो गई थी मार्च में, उसके बाद सेकेंड वेव कोविड की आई. बट हमारा अब जो मोबाइल बिजनेस है पीएलआई के अंदर वो कंप्लीटली रैंप अप हो गया है, स्टेबलाइज हो गया है. एंड क्लियरली जो आप 800 करोड़ लास्ट ईयर कह रहे थे वो इस साल 3500 करोड़ होगा, जो कि सीलिंग रेवेन्यू से बहुत ज्यादा है. दूसरा, आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स पीएलआई में हम लोग ऑलरेडी, हमारे पास एक बहुत बड़ा कस्टमर, ग्लोबल कस्टमर आ गया है, जिसकी हम प्रोडक्शन Q4 से शुरू कर लेंगे, और उसमें भी जो सीलिंग रेवेन्यू डिफाइंड है गवर्नमेंट के नेक्स्ट 4 साल में, हम उसको अचीव कर पाएंगे आराम से. तीसरा जो आपने बोला टेलीकॉम पीएलआई, जिसमें भारती के साथ हमारा जीवी है, और हम लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन करी हुई है टेलीकॉम पीएलआई में. अप्रूवल किसी भी समय आ सकते हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है. एंड क्लियरली वहां पे जो एयरटेल हमारा एंकर कस्टमर होगा, और जो विजिबिलिटी हमें बताई है हमारे एंकर कस्टमर ने, वो क्लियरली अगले साल से, मतलब इस साल हमारा Q4 में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, बट 3 महीने ही होगा इस साल. बट अगले साल से डेफिनेटली वो बिजनेस हमारे लिए 1600 से 1800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है. उसके अलावा भी हमने 2 पीएलआई के लिए रिसेंटली अप्लाई करा है. एक तो एसी कंट्रोल बोर्ड्स, जहाँ पे हमारा एक पार्टनर है नेक्सम करके, जापानीज पार्टनर है. अब वो जेवी के अंदर नेक्सम जो पार्टनर है वो अपनी सप्लाई चेन्स कुछ शिफ्ट करेगा इंडिया में, बोथ इंडियन मार्केट के लिए एज वेल एज एक्सपोर्ट के लिए. और हमें लगता है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में, नेक्स्ट 2 साल में, वो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 400 से 500 करोड़ का हो सकता है जेवी में. उसके अलावा हमने एलईडी लाइटिंग कंपोनेंट की पीएलआई के लिए अप्लाई किया था. एंड उसमें लाइटिंग में अगर आप देखते हैं तो लाइटिंग में एलईडी बल्ब, बैटन और डाउन लाइटर में, तीनों में हम इंडिया के लार्जेस्ट प्लेयर हैं. हम सारे बड़े कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं, एंड हमारा ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर है उसमें. तो क्लियरली कंपोनेंट्स में आने से, एक तो इंडिया का कंपोनेंट इकोसिस्टम जो कि आजकल 50% है, तो वैल्यू एडिशन इंडिया में एलईडी बल्ब में 50% है, वो क्लियरली 70 to 75% हो जाएगी. एंड सिंस डिक्सन सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है,
तो इससे डिक्सन की स्ट्रेंथ को और बढ़ावा मिलेगा। और क्लियरली हमें लगता है कि कंपोनेंट में आने के बाद हम इंडिया के तो लार्जेस्ट हैं, बट हमें लगता है कि हम बड़े बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में भी इंडिया को एक्सपोर्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं उसमें। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जहाँ से आता है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल वर्टिकल है, और जब हम लोग मोबाइल में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाने के बारे में बातचीत करें, उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे देख पाएंगे? एक सेगमेंट वाइज ब्रेकअप आप अगर मुझे दे पाएं, और चूंकि लाइटनिंग के अंदर भी आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैपेसिटीज़ बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर मैं ठीक मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं वो, ये किस तरीके से एडअप होगा टोटल कंट्रीब्यूशन के अंदर, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। तो हमारा ग्रोथ हर वर्टिकल में हो रहा है, बट ऑफ कोर्स मोबाइल इस साल काफी बड़ा ग्रोथ दिखेगा, जैसे कि आपने बताया 800 से 3,500। और इस साल हम ओवरऑल रेवेन्यू जो देख रहे हैं, लास्ट ईयर हमारे 6,500 करोड़ का रेवेन्यू था, और इस साल हमें लगता है कि हम 11,500 से 12,000 करोड़ कर सकते हैं। तो 80 to 90% की ग्रोथ आएगी उसमें। और उसमें अगर 12,000 का मैं आपको ब्रॉडली ब्रेकअप बताऊं, तो मेरे को लगता है कि 40 से 45% हमारा अराउंड 40% हमारा एलईडी टीवी जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल आपने बोला उससे आएगा, और ऑलमोस्ट 20 से 25% हमारा मोबाइल से आएगा, और बाकी जो 35% है वो हमारा बाकी बिजनेसेस से आएगा, जिसमें लाइटिंग हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, सिक्योरिटी सर्वेलेंस हो गया। तो ये वर्टिकल्स है, बट मेजरली 65% के आसपास लाइटिंग, मोबाइल और एलईडी टीवी वर्टिकल से आएगा। अच्छा, नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप नए वर्टिकल्स भी ऐड ऑन करने के बारे में सोच रहे थे, ये थोड़ा और डाइवर्सिफाई भी होगा अगर मैंने ठीक पढ़ा है तो। ये कौन से वर्टिकल्स ऐड ऑन होंगे, और साथ ही कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं। तो हम जैसे इसके अलावा लैपटॉप के अलावा टेलीकॉम, आईटी हार्डवेयर, एलईडी कंपोनेंट्स, एसी कंट्रोल बोर्ड के अलावा हम रेफ्रिजरेटर में आ रहे हैं। जिस रेफ्रिजरेटर में हमारा ऑलरेडी काम शुरू हो गया, हमने डिजाइन फाइनलाइज कर ली है, हमने टीम हायर कर ली है। हम इनिशियली कैपेसिटी क्रिएट करेंगे ऑलमोस्ट 7 लाख डायरेक्ट कूल की, एंड वो रैंप अप होगी ऑलमोस्ट 10 लाख की। तो टोटल इंडियन मार्केट का 10% को केटर करेंगे हम लोग। वो रेफ्रिजरेटर हमारा आप लेके चलिए नेक्स्ट Q3 या Q4 में स्टार्ट होगा, तो वो ओडीएम बिजनेस होगा हमारा। उसके अलावा हम लोग बोट के लिए वेरिएबल्स और हेरेबल्स के बनाएंगे, और हम लोग एक जीवी देख रहे हैं उनके साथ। सो क्लियरली वो भी बहुत अच्छा ब्रांड है और काफी ग्रो कर रहा है इंडिया में। ओवरऑल मार्केट वेरिएबल्स और हेरेबल्स की ग्रो कर रही है, तो वो भी हमारा नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में हमें लगता है कि 700 से 800 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है हमारा। सो हर साल ये क्लियरली जो है हम नए वर्टिकल ऐड करते रहेंगे, एंड जो इंडिविजुअल वर्टिकल है उसका ओवरऑल पाए हर साल कम होता चला जाएगा। सो क्लियरली ये डी रिस्किंग, सिग्निफिकेंट डी रिस्किंग हम लोग करते चले जाएंगे। एंड कोई भी वर्टिकल जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को लिंक करता है, जिसमें लगता है हम स्केलेबल हो सकते हैं, जिसमें कोई अपॉर्चुनिटी है बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने की, जिसमें कोई अपॉर्चुनिटी है ओन डिजाइनिंग करने की, और जो हमारे आरओसी आरओई को मेंटेन रखता है, जो कि 30% है और 24% है आरओसी का और आरओई का, हमें लगता है हम उस वर्टिकल में घुसेंगे। और क्लियरली हमें लगता है हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पे बैठे हैं, एंड हम नए नए वर्टिकल्स ऐड करते रहेंगे, एग्जिस्टिंग वर्टिकल में एक्सपैंड करते रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम डीपन करते रहेंगे लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते रहेंगे। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, 2 या 3 चीजें जो इन टर्म्स ऑफ जो डिसरप्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके रिगार्डिंग मुझे समझ नहीं थी। सप्लाई चेन को लेकर, चिप शॉर्टेज को लेकर, और साथ ही कंटेनर के बारे में तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं। आपने ऑलरेडी इन्वेंट्री पाइल अप कर दी थी, तो इसका इतना बड़ा जो क्वांटम है वो आपको अफेक्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स चीजें क्या बेटर दिख रही है आपको? ये चैलेंजेस कैसे ओवरकम हो रहा है? और साथ ही क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस के अंदर हम लोगों ने इन्फ्लेशन काफी ज्यादा देख चुके हैं, तो वो किस तरीके से मार्जिन्स के ऊपर अफेक्ट करेगा? ये दोनों सिचुएशन अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर पाए हमारे दर्शकों के लिए। क्लियरली देखिए, हमारे 2 बिजनेस मॉडल है। एक बिजनेस मॉडल को हम ओईएम कहते हैं या प्रिस्क्रिप्टिव बिजनेस कहते हैं, जो कि हमारे 80% ऑफ द रेवेन्यू है, जहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग कस्टमर के साथ रहती है कि जो भी कमोडिटी में प्राइस में इंक्रीज होता है या करेंसी में इंक्रीज होता है वो हम इमीडिएटली पास ऑन कर देते हैं। ये पूरा जो कमोडिटी प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सुपर साइकिल है, उसका हमारा 80% ऑफ द रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम पास ऑन कर पा रहे हैं। वहां पे फर्क इतना पड़ रहा है कि शिपिंग में अगर डिले हो रहा है तो थोड़ा प्रोडक्शन में डिले हो जाता है, और जो आप पोटेंशियली कर सकते थे उतना नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज वो एक पोटेंशियल इम्पैक्ट है उसका। बट हाँ, जो हमारा लाइटिंग बिजनेस है
और वॉशिंग मशीन बिजनेस है और थोड़ा बहुत टीवी बिजनेस है, वहां पे उस बिजनेस को हम ओडीएम बिजनेस कहते हैं, जहाँ पे जो भी करेंसी का रिस्क होता है या कमोडिटी का रिस्क होता है वो एक लैग के साथ पास ऑन होता है। लैग होता है जनरली 1 महीने का, 3 महीने का, अलग अलग कस्टमर्स के साथ अलग अलग हमारा एग्रीमेंट है। सो वो लैग कई बार क्या होता है कि अगर कंटिन्यूसली कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपके थोड़ा थोड़ा वो मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा। सो हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने मार्जिन वो प्राइस इंक्रीज हमने अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर दिया है। बट अगर वो प्राइस कमोडिटी प्राइस कंटिन्यू इंक्रीज रहती है तो थोड़ा सा पास ऑन करना रह जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा। बट क्लियरली अगर आप हमारा स्केल देखें और हमारा जो क्लाउड है मार्केट में, सिंस हम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है, हम बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, तो हमें स्टिल आई थिंक सो हम सिग्निफिकेंटली बेटर ऑफ है एज कम्पेयर टू सम ऑफ आवर कॉम्पिटिटर्स एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स। एंड हमें लगता है कि हमने एक अच्छा काम करके हमने इन्वेंट्रीज की, खासकर लाइटिंग में लो एंड सेमीकंडक्टर्स की इन्वेंट्री एक्यूमुलेट कर ली थी, जिससे हमें फेस्टिव सीजन का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। प्लस एज एंड व्हेन वो इन्वेंट्री जब एग्जॉस्ट होगी, सिंस हम बहुत बड़े प्लेयर है, हमें लगता है कि हम और इन्वेंट्रीज सिस्टम में ला सकते हैं, तो हमारे को बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा। बट हाँ, डेफिनेटली ये हर किसी को इम्पैक्ट हो रहा है, हमारे को भी इम्पैक्ट है, बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा हमारे। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, FY22 के एंड तक की बात कर ले, एनुअल जो टारगेट सेट हो रहे हैं रेवेन्यूज के लिए, नियरली 11,000 to 12,000 करोड़ आपने सेट किए हैं। एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ केपेक्स, क्योंकि वहां पे भी आप काफी ज्यादा अग्रेसिवली प्लान आउट कर रहे हैं, वो कैसे बाइफिकेट होगा आप मुझे अगर बता पाएं। और साथ ही क्योंकि नेक्स्ट ईयर न्यू वर्टिकल्स की भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप जो स्ट्रैटेजी अभी अपना रहे हैं, आई बिलीव जो फ्री कैश फ्लोज जनरेट होंगे वो सीधा केपेक्स प्लान में यूज होते हुए देखेंगे हम लोग। तो एक आइडिया यूजेज कैसे होगा, और साथ ही इन टर्म्स ऑफ डेट, क्योंकि डेट के लिए हम लोगों ने फिगर्स थोड़े बढ़ते हुए देखे हैं, तकरीबन 156 करोड़ जो मार्च में था वहां से बढ़ के नियरली 225 करोड़ अराउंड हो चुका है। क्या यहां से कुछ और एडिशन इसके रिगार्डिंग होने की गुंजाइश है? देखिए, बिजनेस अब हमारा बैक टू नॉर्मल आ गया है, तो डेट लेवल इससे भी हिस्टोरिकली बढ़े थे, क्योंकि हमारा वर्किंग कैपिटल कंज्यूम हो रहा था, बिजनेस धीरे धीरे वापस आ रहा था। बट नाउ बिजनेस इज ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मलाइजेशन लेवल। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी जो कुछ नई बिजनेसेस में लगी थी वो भी स्टेबल हो रही है। इनफैक्ट वहां से काफी मनी रिलीज होगा वर्किंग कैपिटल से ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तो हमें लगता है केपेक्स इंटेंसिटी डेफिनेटली बढ़ी है, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैंने आपको बताया, हम लोग बैठे हैं और नॉट ओनली ये पीएलआई एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स पे, पीएलआई रिलेटेड वर्टिकल्स पे, बट इवन जो वर्टिकल्स जो पीएलआई रिलेटेड नहीं है, तो हमें लगता है हमारा केपेक्स इंटेंसिटी इस साल और अगले साल कम से कम 300 करोड़ के आसपास होगा। उसमें से मेजॉरिटी केपेक्स पीएलआई रिलेटेड केपेक्स होगा, ऑलमोस्ट 70 to 75%। एंड बाकी जो होगा वो एग्जिस्टिंग वर्टिकल में होगा, जो कि नॉन पीएलआई रिलेटेड है, कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे होगा, कुछ लैंड बैंक खरीदने पे होगा फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। सो क्लियरली हमें लगता है कि अगर आप बैलेंस शीट देखें तो मेरे वर्किंग कैपिटल डेज स्टिल 0 to 4 days के बीच में है, मेरा डेट टू इक्विटी आज भी 0.25 है। तो हमें लगता है काफी सफिशिएंट कुशन है बैलेंस शीट में टू उस डेट को थोड़ा सा इंक्रीज करने का, क्योंकि बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, आपका नेटवर्क भी ग्रो करेगा। और हमें लगता है अगर वो 0.25 को अगर हम 0.335 भी ले जाए, तब भी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ योर कैश फ्लोस एंड जो कंट्रोल डेट है उससे हम लोग फंड कर सकते हैं। बट हमने एक इनेबलिंग प्रोविजन लिया था बोर्ड से 500 करोड़ क्यूआईपी का, जो कि अभी रिसेंटली शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया है एजीएम में हमारी। तो अगर हमें लगता है कि हमें जरूरत होगी कुछ मनी मार्केट से रेज करने की, अगर अपॉर्चुनिटी साइज और बढ़ेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहाँ पे हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठता है, हम डेफिनेटली उसको भी देखेंगे।